हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो अपन ने अपना जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करा, उसके अंदर अपन ने ह्यूमन डाइजेशन स्टार्ट करा। अपन ने सबसे पहले, मैंने आपको पहले बोल दिया था कि सबसे पहले मैं आपको अपने एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी। तो अपने पिछले लेक्चर्स में एलिमेंट्री कैनाल का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करा था। ठीक है, देन फिर मैंने बोला था कि अपन डाइजेशन वाला एक साथ करेंगे, क्योंकि बच्चों पहले सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो फिर भेजे में फिर फिट नहीं होगा, फिर कि डाइजेशन होता कैसे है, फलाना ढिमकाना कैसे होता है, फिर क्वेश्चन आ गया ना तो फिर रहोगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आने चाहिए, उनके सारे जूसेस आने चाहिए जो मैंने आपको क्लियर करे थे कि कौन कौन से जूसेस होते हैं, सीक्रेट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना डाइजेशन। एक्चुअली में डाइजेशन होता कैसे है, जो भी अपन ने फूड खाया है उसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, तो इसमें अपन ने सभी ऑर्गन्स के एलिमेंट्री कैनाल के जो जितने भी ऑर्गन्स थे उनके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा है ना। बकल कैविटी से लेकर अपन ने एनस तक कंप्लीट स्ट्रक्चर अपन ने देखा था। मैंने आपको बता दिया था कौन कैसे कैसे होता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन कहाँ सीक्रेट करता है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आज अपन करेंगे डाइजेशन की एक्चुअली में फूड का डाइजेशन होता कैसे। तो एक साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझना इसको, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है डाइजेशन ऑफ फूड में, आपको ये बता दूं मैं आपको, जैसे आपको ध्यान है कि डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर कि जैसे मैंने आपको बात करा था कि अपन ने 7 सोर्सेज पढ़े थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर्स, इनकी बात करी थी। इनमें से मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर ध्यान हो तो, कि जो डाइजेशन होता है अपनी एलिमेंट्री कैनाल में वो मेनली कार्ब, प्रोटीन और फैट का होता है। क्यों, बाकी का क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी में जिसमें वाटर, मिनरल एंड जो विटामिन्स होते हैं वो आपके डायरेक्टली एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनको डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बच्चा बात करी थी अपन ने, आई होप आपको ये चीज़ ध्यान होगी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपके आता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइबर्स की। तो देखो 7 में से कौन कौन बच्चे, देखो कार्ब, प्रोटीन और फैट का तो डाइजेशन अपन करवाएंगे, इनको अभी साइड में रखो। अब 4 चीज़ें बची, मिनरल, विटामिन, वाटर और एक चीज़ कौन सी बची अपने पास, फाइबर्स की बची। ठीक है, फाइबर का डाइजेशन भी होता है, कैसे होता है ये अपन एंड में बात करेंगे। जब इनका इन तीनों का डाइजेशन हो जाएगा तो फाइबर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि फाइबर का डाइजेशन वैसे तो बहुत कम आते हैं इसके क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बात बता दूंगी, भाई ध्यान रख लेना भाई। हाँ ठीक है, ठीक है, तो फाइबर का भी डाइजेशन होता है, कैसे होता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले अपन इन तीनों को देखेंगे उसके बाद, बट एक बात ध्यान रख लेना, बाकी मिनरल, विटामिन और वाटर ये तीनों डायरेक्टली एब्जॉर्ब किए जाते हैं जो भी अपना फूड होता है उनके साथ, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो इनके लिए एंजाइम भी सीक्रेट नहीं होते, ऑब्वियसली बात है, बात ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें अपन को 3 सोर्स का डाइजेशन करवाना है। कौन कौन सा? एक तो कार्ब, प्रोटीन और फैट का। क्लियर, तो ये तीनों चीज़ों का अपन डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कॉमन चीज़ें आनी चाहिए बच्चों। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कार्ब, प्रोटीन और फैट। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ से क्वेश्चन आपके ये रिलेटेड बायोमोलिक्यूल जैसा ही है, ये लगभग बायोमोलिक्यूल जैसा ही है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो जैसे अब आपको एक चीज़ आनी चाहिए और वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, कार्ब हो, प्रोटीन हो या फैट हो, कार्ब हो, प्रोटीन हो या फैट हो, ये तीनों के तीनों एक कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। अगर आपको इनको डाइजेस्ट करवाना है तो आप क्या करोगे? डाइजेशन में एंजाइम क्या करते हैं, क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स मटेरियल को, मैंने याद है एक वो क्या बोलते हैं, एक रिएक्शन लिखी थी अगर ध्यान हो तो, है ना, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यही तो डाइजेशन की परिभाषा है और कुछ नहीं है, तो ये तो आपको ध्यान ही होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, यहाँ पर है एंजाइम की मदद से किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को अपनी एलिमेंट्री कैनाल में सिंपल फॉर्म में क्या कन्वर्ट किया जाता है। तो ध्यान है आपको। अब बच्चों यहाँ पर जो मैंने ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो फैट लिखा है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है। अब इसका मतलब एक बात है कि मैम अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कॉम्प्लेक्स मटेरियल है तो इनका सिंपल फॉर्म भी होता होगा। हाँ बिल्कुल होता होगा। तो अब पहले देख लेते हैं कि आप डाइजेशन में बीच में क्या होगा ये अपन बात करेंगे, लेकिन एंड में मुझे क्या मिलेगा ये तो पता हो मुझे। अरे भाई एंड में मुझे क्या मिलेगा ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो बस, तो आपको पता है कि मान लो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की।
कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फूड है। मुझे नहीं पता कार्बोहाइड्रेट कौन सा, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना, अपन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फूड है। अच्छा, अब मुझे उसको सिंपल फॉर्म चाहिए, तो अरे भाई आपको लिमिट भी तो पता होनी चाहिए कि कहाँ तक तोड़ना है उस एंजाइम को। आप तोड़ते जा रहे हो, कोई मतलब ही नहीं, तो भाई लिमिट तो बताओ एंजाइम को कि भाई इसको तेरे को यहाँ तक तोड़ना है, इसके बाद तू नहीं तोड़ सकता। तो इसका जो सिंपल फॉर्म होगा एंड में, वो मुझे ग्लूकोज चाहिए। यानी कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, मुझे एंड में ग्लूकोज चाहिए। तो एक बात क्या पता चली कि कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज होती है। हाँ, हालांकि ग्लूकोज के अलावा एक और चीज़ें होती है, जैसे ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, और बच्चों गैलेक्टोज भी हो सकता है। तो ये तीन है, जिसमें से मेन अपना ग्लूकोज है। बच्चों ये दोनों भी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये आई होप आपको ध्यान होगा, अपन ने बायोमोलिक्यूल पढ़ा था, उसमें अपन ने बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा था। फिर भी मैं बता देती हूँ बच्चों कि अपने पास जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो सिंपल फॉर्म है, यानी एंजाइम को इस बड़े से कार्बोहाइड्रेट को इनमें तोड़ना है। अब वो ये कैसे तोड़ेगा वो अपन देखेंगे प्रोसेस में, अरे वो तो प्रोसेस अपन देखेंगे, लेकिन अपन को एंड रिजल्ट तो पता होना चाहिए कि भाई एंड में मुझे ये चीज़ चाहिए। अब एंजाइम इसको नहीं तोड़ सकता, इसको तोड़ने का काम होगा सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। वो बात की बात है जो अपन रेस्पिरेशन में देखते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अगर ये तीनों चीज़ें आपके कार्बोहाइड्रेट में टूट गई तो समझ जाओ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो जब कार्बोहाइड्रेट इन तीनों फॉर्म में मिल जाए आपको, तो समझ जाना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। क्लियर हुई। अब अपन बात करते हैं प्रोटीन की, है ना। कैसे होगा वो अपन देखेंगे, मैं सिर्फ आपको नॉर्मली बता रही हूँ अभी तो, कि भाई एंड में मुझे ये चाहिए कि जैसे अपने पास ये मिल गया, स्टॉप कर देना वो प्रोसेस। अब एंजाइम वर्क नहीं करेंगे, एंजाइम का काम है एक बड़े से कॉम्प्लेक्स को इसमें तोड़ना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। अब बच्चों आपको ध्यान होगा, जैसे मैं देखो बच्चों आपको देखो, मैं पहले लिख देती हूँ ना, तीनों लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको तीनों को कंपेयर करके बताऊंगी। यहाँ पर भी आ गया थोड़ा सा आपका बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक आ गया, देखा जाए तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको बायोमोलिक्यूल वाला अच्छे से अगर आपने ढंग से देखा हो, पढ़ा हो, और अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ा हो, तो आपको इस डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। देखो प्रोटीन का सबसे एंड होता है बच्चों अमीनो एसिड, एक मिनट पहले लिख दूँ फिर बताती हूँ, ठीक है। और फैट का जो सिंपल फॉर्म होता है वो बच्चों होता है फैटी एसिड। मैं भी एक मिनट वापस इसको लिखती हूँ, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अच्छा चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म था ग्लूकोज, प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है अमीनो एसिड, फैट का सिंपल फॉर्म है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है। यहाँ तक तो आगे बात। अब याद करो, मैंने आपको, या तो अगर आपको ध्यान हो बच्चों, बायोमोलिक्यूल में अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एक शुगर मॉलिक्यूल से, एक सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है, और वो सिंपल शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और क्या बोलते हैं गैलेक्टोज हो सकती है। यानी अगर आपने इस मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज तोड़ दिया, तो वो शुगर नहीं कहलाएगी, ठीक है। यानी इन्हीं मॉलिक्यूल से आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म क्या हुई, ग्लूकोज। अच्छा फ्रक्टोज और गैलेक्टोज सब छोड़ देते हैं, ग्लूकोज लेके चलते हैं एग्जाम्पल, बट समझ गए ना, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज भी होता है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं प्रोटीन की। इसका तो आपको पता होगा बच्चों, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके ही एक प्रोटीन की चेन बनाते हैं। लगभग 20 अमीनो एसिड, 22 होते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड मिलके, अपनी बॉडी की बात करूँ मैं ना, 20 अमीनो एसिड्स मिल के आप, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, एक प्रोटीन चेन बनाते हैं। तो ध्यान है आप इनको। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 20 अमीनो एसिड आपस में जुड़े तो एक प्रोटीन बना है, तो मैं एक एक अमीनो एसिड को अलग अलग कर दूं तो बताओ प्रोटीन की चेन टूट जाएगी ना। हाँ मैम बिल्कुल टूट जाएगी। तो इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन भी, यानी प्रोटीन जो होता है, जो अपने पास प्रोटीन होता है, उसका सिंपल फॉर्म क्या हुआ, अमीनो एसिड हुआ ना, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, क्लियर। तो अगर आपके पास प्रोटीन अमीनो एसिड में टूट जाता है तो समझ जाना कि हाँ भाई अपना डाइजेशन प्रोटीन का कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। चलो नेक्स्ट है अपना फैट की बात करते हैं बच्चों। फैट की बात करें तो याद होगा अपन ने बात करी थी, फैट का मॉलिक्यूल 2 कंपाउंड से मिलकर बनता है, प्लस एक ग्लिसरॉल और एक होता है फैटी एसिड। बच्चों मैं एक चीज़ बता दूं आपको, देखो जब अपन खाना खाते हैं तो उस खाने में कार्ब, प्रोटीन और फैट मात्रा में होते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों एक बात बताऊं मैं आपको, फैट का डाइजेशन इमीडिएटली नहीं होता। हाँ हालांकि फैटी एसिड ग्लिसरॉल में टूटता है, लेकिन इमीडिएटली फैट का डाइजेशन नहीं होता। इमीडिएटली का मतलब होता है फैट के डाइजेशन में बहुत समय लग सकता है एज़ कम्पेयर टू कार्ब और प्रोटीन की।
ये बात ध्यान रखो, क्योंकि फैट का मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी भी चाहिए होती है और बहुत समय भी चाहिए होता है। और बेचारा एक ही एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, जो बेचारे इसके तो उसको बहुत समय चाहिए होता है धीरे धीरे काम करने के लिए। खैर अपन आगे बात करेंगे। तो मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि फैट के मॉलिक्यूल को जब आपने देखा होगा तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है और ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल में 3 OH होते हैं, अगर ध्यान हो तो 3 OH पर 3 फैटी एसिड जाके मिलते हैं तो ट्रू फैट बनता है, जिसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। खैर अपन इसकी चर्चा करेंगे, इसकी बात करेंगे अपन, बट इतना तो ध्यान होना चाहिए बच्चों की मोनोग्लिसराइड क्या होता है। जब एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़े तो मोनोग्लिसराइड होता है। डाइग्लिसराइड क्या होता है, जब एक ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड जुड़े तो उसको डाइग्लिसराइड बोलते हैं। और जब तीनों OH के साथ 3 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। ये तो ध्यान है, नहीं ध्यान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फैट के अंदर देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नको लेनी है, ठीक है, हाँ चिंता नको करनी है। तो क्लियर हो गया, ये बात आपको ध्यान रखो कि भी फैट को मुझे जिसमें, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इमीडिएटली फैट का डाइजेशन नहीं होता है अपनी बॉडी के अंदर, बहुत धीरे धीरे लगता है, इसको समय लगता है इसको डाइजेशन में। यही रीज़न है कि फैट का डाइजेशन ढंग से नहीं होता है उस समय जल्दीबाजी में, इसलिए ये अपने फैट जो होता है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में अपन लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। खैर अपन इसकी चर्चा करेंगे, फैट के अपन आएंगे ना जब इसमें अपन बात करेंगे, ठीक है। तो बस अभी इतना ध्यान रखो कि कार्बोहाइड्रेट को जब मैं डाइजेशन, अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जब मैं स्टार्ट करूँगी बच्चों, तो मैं आपको बता दूँ कि कार्बोहाइड्रेट के एंड रिजल्ट में मुझे ग्लूकोज चाहिए, आपके भेजे में फिट हो जाना चाहिए कि मुझे तीनों चीज़ें में ये चीज़ चाहिए। ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। यहाँ से क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से इवन इन तीनों से पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मैं फिर बोल रही हूँ, तीनों को एक साथ नहीं बता रही मैं, पहले मैं एक एक करके बताऊँगी। पहले बताऊँगी मैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और फिर पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। एक एक का अच्छे से देख लेते हैं तो समझ में जल्दी आ जाएगा, वरना घसर पसर कर दोगे फिर, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो बच्चों अपन यहाँ लिख देते हैं कि कोई भी फर्स्ट अपन देख रहे हैं, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कार्ब। तो कार्ब को एंजाइम की मदद से अपन को या तो ग्लूकोज या तो फ्रक्टोज या तो गैलेक्टोज में तोड़ना है। तो चलो देखते हैं कैसा कैसा कहाँ का होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ लिख दूँ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, अच्छे से देखना है ना, भेजे में फिट हो जाना चाहिए आप लोगों के। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब बताओ फर्स्ट में क्या लिखूँ यहाँ पर, अब आप क्या सोचो मैम फर्स्ट क्या लिखें, आप तो एक साथ बता दो। अपनी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जो अपनी एनसीईआरटी में, माउथ से, बकल कैविटी में। तो स्टार्ट करेंगे बकल कैविटी से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डाइजेशन इन बकल कैविटी, डाइजेशन इन बकल कैविटी। अब दिमाग लगाओ, क्या बकल कैविटी में डाइजेशन होता है? हाँ मैम बिल्कुल होता है, और डाइजेशन होता है, ठीक है। तो अब क्योंकि बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम सीक्रेट करती है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसके अलावा याद होगा आपको, मैंने सलाइवा में आपको कंपोजिशन पढ़ाए थे, म्यूकस था, वाटर था, आयंस थे, क्लोराइड आयंस थे, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज जिसको अपन टाइलिन कहते हैं, और एक लाइजोजाइम था। बच्चों मैं आपको बता दूं, लाइजोजाइम एंजाइम अपनी बॉडी के अपने ईयर क्या बोलते हैं, आंसू में भी लाइजोजाइम एंजाइम होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो आंख भी लाइजोजाइम एंजाइम का सीक्रेट करती है, ये क्वेश्चन आपके आ रखा है, ध्यान रखेंगे। लाइजोजाइम एंजाइम के बारे में बताया था, क्या होता है लाइजोजाइम एंजाइम, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, समझ गए बात को, फॉरेन पार्टिकल को मारने का काम करेगा। मोस्टली जो अपने बॉडी से सीक्रेट होते हैं जितने भी अपने फ्लूइड्स वगैरह, उसमें लाइजोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बकल कैविटी की बात करते हैं। तो बकल कैविटी में जो एंजाइम सीक्रेट हो रहा था थ्रू सलाइवा, तो सलाइवा के अंदर अपना काम के एंजाइम कौन सा था, लाइजोजाइम। तो अपने बैक्टीरिया किल करता था, उसका तो मतलब नहीं, इसका कोई डाइजेशन में कोई रोल नहीं होता। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, सलाइवरी अमाइलेज। मैं आपको एक बात बता दूं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इस बात पे, सुन लेना ध्यान से बच्चों। यहाँ मैंने अमाइलेज नहीं लिखा है, यहाँ मैंने सलाइवरी अमाइलेज लिखा है, नोट करेंगे इस बात को बच्चों। अमाइलेज और सलाइवरी अमाइलेज में बहुत अंतर होता है। हाँ फंक्शनली नहीं है, बट नाम की बेसिस पर तो है। बताऊँ कैसे, क्योंकि बच्चों अमाइलेज एंजाइम आपके बॉडी के सलाइवरी ग्लैंड के अलावा पैनक्रियाज भी सीक्रेट करती है। तो अमाइलेज एंजाइम दो जगह सीक्रेट होता है, एक तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है और दूसरा पैनक्रियाज सीक्रेट करता है। तो पैनक्रियाज से सीक्रेट होने वाले अमाइलेज को पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं, और सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले अमाइलेज को सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं।
सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या है, तो हमको ध्यान है बच्चा, नया ये है, आपको ध्यान होना चाहिए अमाइलेज का नाम टाइलिन नहीं है, सलाइवरी अमाइलेज का नाम टाइलिन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब ध्यान रखना बच्चों, पैनक्रियाटिक अमाइलेज को टाइलिन आप नहीं बोल सकते, पैनक्रियाटिक अमाइलेज को टाइलिन नहीं बोल, सिर्फ सलाइवरी आगे लग गया तो उस सलाइवरी यानी सलाइवा से सिक्रेट होने वाले अमाइलेज को अपन टाइलिन कहते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज को तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज ही बोलेंगे। तो टाइलिन सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पर नाम है, तो ध्यान रखना इस बात को। समझ में आ गया? तो प्लीज़ इस बात को नोट करेंगे, ठीक है? क्लियर? चलो अच्छा, तो अपन स्टार्ट। तो अब आपको पता चल गया कि सलाइवा के अंदर, अपने मुंह के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। अब ध्यान से सुनो, तो अपने सलाइवा के अंदर क्या होता है बच्चों, अपन खाना खाते हैं। अब खाने के अंदर ज़्यादातर जो भी आप खाना खाते हो उसमें मैक्सिमम परसेंट में तो कार्ब होता है, प्रोटीन भी हो सकता है और फैट भी होता है, ठीक है? तो अपन लेके चल रहे हैं कि आपने रोटी खाई, कुछ भी खाई, तो उसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट तीनों है। अपन एग्जांपल के लिए लेके चला, मैं डाइजेशन करवाना है। तो बच्चों आपने कुछ भी खाया, आपने जो भी नॉर्मल खाया, तो आपको बता दूँ ये अमाइलेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ कार्ब का डाइजेशन करता है। तो इससे क्या पता चला? इससे दो बातें पता चली। पहला कि बकल कैविटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ना तो प्रोटीन का होता है और ना ही फैट का होता है, पहली बात तो। और दूसरा, अमाइलेज एंजाइम सिर्फ कार्ब के डाइजेशन के लिए बना है। अगर यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी सीक्रेट होता सलाइवा में तो प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता, लेकिन सलाइवा में सिर्फ एक ही एंजाइम है जो डाइजेशन का मदद करेगा, जो कार्ब को तोड़ने का मदद करेगा, और वो है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, ठीक है, जो 6.8 pH पे काम करता है। जो बात आपको ध्यान है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है बच्चों? तो ये pH का भी थोड़ा नोट करते हुए चलो, तुम्हारे भेजे में फिट हो जाना चाहिए। मैं बार बार नहीं लिखूंगी, बात मैंने आपको बता चुकी हूँ 10 बार, ठीक है? तो यहाँ आपके बकल कैविटी में कि डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का होता है, यस, तो यस लिख के लिखेंगे कि बकल कैविटी में कार्ब का पाचन होता है। समझ में आ गया? हिंदी ज़्यादा समझ में आती है तुम्हारे भेजे में, ठीक है? तो इसलिए मैं हिंदी लिख देती हूँ, मैं खुद ही मारवाड़ी हूँ। समझ में आ गया? तुम्हारे भेजे में फिट हो गया, ठीक है? इस बात को ध्यान रख लेना। तो अगर आपसे पूछे कि बकल कैविटी में, क्वेश्चन आ रखे बच्चों, आपके एलिमेंट्री कैनाल के ऑर्गन से पूछ रखा है कि इसमें किसका डाइजेशन होता है, तो बकल कैविटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब बात करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है कौन सी। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं बच्चों। देखो, कार्बोहाइड्रेट को मैंने बोला था, जो भी आप यहाँ कार्ब लोगे वो है कॉम्प्लेक्स फूड। तो आप जो फूड खाते हो उसमें कार्ब में या तो ग्लाइकोजन हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए, या स्टार्च हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, सेलुलोज हो सकता है, ठीक है? मेन ये होते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। क्या बोला मैंने, क्या बोला कि अपने अपन जो नॉर्मली खाते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बच्चों देखो, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है इतना। आपको ये 3-4 ही ध्यान रखना है जो अपने आते हैं, ठीक है? एक तो ग्लाइकोजन, एक पॉलीसेकेराइड, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। इस कार्ब में आप क्या क्या ले सकते हो मैं आपको ये बता रही हूँ, एक स्टार्च, एक सेलुलोज, एक क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। समझ में आ गया? अब आप बोलेंगे मैम सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज का है। अरे नालायक को, वो डाइसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड नहीं है, वो बीच में आएंगे, उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे अपन, ठीक है? तो भेजा मत लगाओ ज़्यादा, ठीक है? तो मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स फूड की बात करूँ जो आपने बाहर से लिया है, तो उसका डाइजेशन तो पॉलीसेकेराइड से तो होगा ना स्टार्ट। तुम बीच में लिया हो उसको, पहले तोड़ो मत, है ना? पहले कॉम्प्लेक्स को तो तोड़ो, ठीक है? तो अब जो आपका जो डाइजेशन है, अमाइलेज एंजाइम क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च होता है आपके फूड में, अब आपने जो भी पोटैटो खाया, आपने कुछ भी रोटी के अंदर भी स्टार्च होता है, ठीक है? नॉर्मली जो भी अपन चीज़ें खाते हैं उसमें ना क्या प्रेजेंट होता है, अपने स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब आप बोलोगे मैम ये तो शुगर है, मीठी होनी चाहिए। अरे नालायक को, पॉलीसेकेराइड नॉन स्वीट होती है, पता होना चाहिए चीज़ आपको, मीठी नहीं होती, ठीक है? तो स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। लिख दूँ मैं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लिखना पड़ता है, तुम्हारे भेजे में फिट नहीं होती, या फिर इसको पॉलीसेकेराइड लिख दूँ, ठीक है? चलो बढ़िया। अब स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है बकल कैविटी में, ठीक है? पीएच लिख दूँ, लिख देती हूँ, रोगे, ठीक है? अब यहाँ एंजाइम कौन सा लिखूँ, सलाइवरी अमाइलेज लिखूँ, बिल्कुल मैम लिख दीजिए। तो अब मुझे बताओ, ये पॉलीसेकेराइड था, क्या डायरेक्ट ये ग्लूकोज बन जाएगा? नहीं बनेगा। एंजाइम इतनी जल्दी काम नहीं करते, धीरे धीरे वर्क करेंगे। तो ये पहले पॉलीसेकेराइड है तो डाइसेकेराइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, डाइसेकेराइड बनेगा। क्या बनेगा, डाइसेकेराइड। तो जो स्टार्च होगा वो किस में कन्वर्ट होगा बच्चों, माल्टोज में, प्लस आइसोमाल्टोज में। समझ में आ गया, ठीक है? तो अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये पॉलीसेकेराइड था, जो देखो देखो इतनी बड़ी चेन थी, ठीक है? उसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। इतनी बड़ी चेन, क्या इसका नाम था, स्टार्च, ठीक है? जब मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया तो ये आधा पार्ट तो कहलाया माल्टोस, ये आधा पार्ट कहलाया आइसोमाल्टोस। क्लियर?
समझ में आ गया, भेजे में फिट हो गया तुम्हारे। ठीक है, चलो अब दूसरी बात। अब आप बोलोगे मैम फिर इसका डाइजेशन, अब इसका डाइजेशन होगा इंटेस्टाइन में आगे, बस हो गया। सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ इतना ही कर सकता था भैया, बकल कैविटी में बस इतना ही हो सकता है। लेकिन एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, बहुत ही शानदार बात बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर एक बात बताओ, तुम अपने मुंह में खाना कितना रखते हो? लड़के तो इतने हपची होते हैं तो चबाते भी नहीं है रोटियों को, तो निगल और जाते हैं, नालायक ऐसे होते हैं वो, है ना। लड़कियाँ भी होती हैं कुछ ऐसी ऐसी, है ना। लेकिन एक बात बता रही हूँ मैं, मुँह में कितने दिन रखते हो, कितने दिन क्या कितने देर तक रखते हो तुम खाना है? वैसे तो बोला जाता है कि कम से कम 25 से 30 सेकंड तक चबाना चाहिए। वो गई भाड़ में 25-30 सेकंड, तुम 1 सेकंड रख लो वो बहुत बड़ी बात है। तो मुंह के अंदर तुम रख रहे हो खाने को, चबाने में जितना टाइम ले रहे हो, तो एक दिमाग लगाओ, इतने सेकंड में तुम तो आधा तो खा ही जाते हो, तो स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा पूरा? ऑब्वियसली पता नहीं होगा भाई। मान लो यह 100% स्टार्च था, कैसा था बच्चों? 100% स्टार्च है। लेकिन क्या 100% स्टार्च बकल कैविटी में पूरी तरह से माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूँ, सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी अमाइलेज जो होता है बच्चों, वो स्टार्च का केवल और केवल 30% डाइजेशन करता है। बाकी का 70% स्टार्च का डाइजेशन पैनक्रियाटिक अमाइलेज करता है। क्लियर हुई? भेजे में आई फिट ये बात? तो पहला क्या बोला मैंने? पहली बात सुनो ध्यान से, अपने मुंह में इतनी देर खाना रहता ही नहीं है, और जब भी अगर डाइजेशन होगा तो आपको एंजाइम को वर्क करने के लिए वहाँ पर उसको रखना पड़ेगा। अब तुम तो रखते ही नहीं मुंह में, तो चबाते फटाफट निकल जाते हो, तो भाई तो फिर इतनी देर में तुम्हारा डाइजेशन कैसे होगा स्टार्च का? तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि मतलब जो सलाइवरी अमाइलेज है ना बच्चों, वो सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ स्टार्च का 30% डाइजेशन करता है, सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज। लेकिन अब मेरी बात सुनो, बाकी का 70% स्टार्च का डाइजेशन इंटेस्टाइन में होगा, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, उसको छोड़ो अभी। लेकिन अब बात यह है कि मैम आप बोल रहे हो सलाइवरी अमाइलेज 30% स्टार्च का डाइजेशन करके माल्टोज और आइसोमाल्टोज में तोड़ देगा, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैम मुंह में तो खाना रहता ही नहीं है इतना, ज़्यादा तो 10 सेकंड भी नहीं रखते होंगे, वो तो निकल जाता है। तो बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन सिर्फ 3% होता है। कितना परसेंट होता है? सिर्फ 3% स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, बाकी का 27% कहाँ होता है? जब खाना आप जो खाते हो, जो खाना आप खा रहे हो, तो वो निगलते हो ना आप, और वही का वही खाना आपका कहाँ जाता है? पेट के अंदर। तो पेट में सलाइवा भी गया, सलाइवरी अमाइलेज भी गया, तो बाकी का 27% डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा आपके पेट में होता है। समझ में आया? मैंने पूरी कोशिश करी समझाने की। भेजा लगाओ, अपना बुद्धि लगाओ, क्या बोला मैंने? देखो समझो, मैं वापस बता देती हूँ इस बात को, शक्ति दो भगवान मुझे आप लोगों को समझाने के लिए। देखो सबसे पहले तो स्टार्च का डाइजेशन हुआ, ठीक है। स्टार्च का एक बात पता चला कि स्टार्च माल्टोज और आइसोमाल्टोज में टूटेगा। फिर मैंने बोला कि स्टार्च का पूरी तरह से डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज नहीं कर सकता, सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च का 30% डाइजेशन करके माल्टोज आइसोमाल्टोज में तोड़ेगा। इसको साइड में करो। फिर मैंने बोला कि सलाइवरी अमाइलेज अपने मुंह में होता है, तो क्या 30% डाइजेशन अपने मुंह के अंदर हो जाएगा? नहीं होता। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज तो करता है, लेकिन 30% में से भी बकल कैविटी में सलाइवरी अमाइलेज सिर्फ 3% कर पाता है। बाकी का 27% जो सलाइवरी अमाइलेज डाइजेशन करता है वो अपने पेट में करता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो अब इसमें यहाँ लिख दूँ मैं नोट करके बात लिख रही हूँ मैं, इस बात को नोट करेंगे, ठीक है, कि बकल कैविटी में केवल प्लीज़ इस बात को नोट कर लेना तुम, केवल 3% स्टार्च का पाचन होता है, ठीक है। बाकी बचा 27% स्टार्च का पाचन अमाशय में जाने के बाद होता है, यानी स्टमक में होता है। तो स्टमक में भी स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, लेकिन स्टमक खुद कोई स्टार्च के लिए कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती। खैर अभी अपन बात करेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आ गई आपको। तो क्या बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? यस, बिल्कुल होता है। कितना प्रतिशत होता है बकल कैविटी में? से 3% होता है, ठीक है। लेकिन बकल कैविटी से जो एंजाइम निकल रहा है सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च का कितने प्रतिशत करता है? 30% करता है। तो बाकी का 27 कहाँ गया? वो सलाइवा अपने पेट में जाएगा ना, अरे जाएगा नहीं जाएगा, पेट में जाएगा, तो सलाइवा भी पेट में जाएगा। तो बाकी का 27% स्टार्च का डाइजेशन 30 में से अपने पेट में होता है सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। तो 30% का डाइजेशन स्टमक तक हो जाता है स्टार्च का,
बाकी का 70% वो कौन करेगा? अब पेनक्रियास से सीक्रेट होगा पेनक्रियाटिक अमाइलेज, वो इंटेस्टाइन में जाके कर देगा। भेजे में पिटुई भेजे में। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों, ये बात मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की, ठीक है, समझ आ गया? देख लो एक बार। तो अब पहला डाइजेशन कंप्लीट हो गया बकल कैविटी में। तो अब ध्यान रखेंगे स्टार्च की 2 बातें पता चले। स्टार्च जो होता है वो माल्टोज और आइसोमाल्टम। तो अब मैं आपको एक बात बताऊं, किसी के मैं बता चुकी हूँ 10 नहीं 100 बार बता चुकी हूँ, किसी के भी नाम के पीछे अगर OSE लग जाता है, OSE, तो शुगर होती है। यस मैम, बिल्कुल। तो देखो OSE लग रहा है, OSE लग रहा है तो ये शुगर है। और अगर किसी भी नाम के पीछे ASE लगता है तो वो क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये टूट गया। ये दोनों क्या है? डाइसैकेराइड है बच्चों। ऑब्वियसली बात है, तुम इतनी बड़ी चेन हो तो उसको डाई में तोड़ोगे। अब डाइसैकेराइड मोनोसैकेराइड में टूटेगी और मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर होती है। तुम एक साथ तो तोड़ नहीं सकते ना, धीरे धीरे समय लगता है, हर चीज़ को समय लगता है। तुम चाहते हो तो एक साथ हो जाए, वो नहीं हो सकता, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, डाइसैकेराइड होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये अपना बकल कैविटी में स्टार्च का यानी कार्बोहाइड्रेशन होता है। तो अगर आपसे पूछे क्या बकल कैविटी में स्टार्च का कार्बोहाइड्रेशन होता है, आप लोग यस हाँ होता है। कितने प्रतिशत? 3%। कितना होता है? 3%, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं स्टमक के बाद कौन आया था? फेरिंग्स। फेरिंग्स का कोई लेना देना नहीं है, फेरिंग्स का सिर्फ एक ही काम था, जिसमें फूड और खाना एक साथ आता है, बस, बाकी और कोई काम नहीं था। उसके साथ वो खाना निकलता है, फिर कहाँ जाता है? गलेट के थ्रू अपनी ईसोफेगस में। आ गया ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात करी थी अपन ने, क्या बात करी थी? ईसोफेगस एक ऐसा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट या ऑर्गन होता है जिसमें एंजाइम नहीं होते हैं बच्चे, यानी कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो याद रखना ईसोफेगस एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पर ना तो कार्ब, ना प्रोटीन, ना फैट, इन तीनों में से किसी का भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि वो एंजाइम ही नहीं सीक्रेट। अरे भाई, एलिमेंट्री कैनाल की म्यूकोसा जो लेयर होती है वो कोई एंजाइम ही सीक्रेट ही नहीं करती, तो डाइजेशन कहाँ से करेगी? तो ये बात अपन ने बात करी थी कि एलिमेंट्री कैनाल की ईसोफेगस कोई भी डाइजेशन नहीं करती, क्योंकि वो कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती है, केवल एक म्यूकोसा सीक्रेट होती है, बस इतनी बात करी थी अपन ने। हटा दूँ मैं इसको? देख लो भाई तुम एक बार, पूरा मिटाऊंगी मैं। तो पहला बकल कैविटी कंप्लीट। तो दूसरा है अपना, इसमें लिख देती हूँ, ईसोफेगस का भी लिख देती हूँ, नो डाइजेशन अकर। फिर तुम बोलोगे मैम काम पहुँचा दिया आपने, हटा दूँ जल्दी? चलो हटा दें इसको। तो क्या बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन होता है? नहीं होता। क्या फैट का डाइजेशन होता है? नहीं होता। क्या कार्ब का डाइजेशन होता है? यस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बी, एलिमेंट्री कैनाल की ईसोफेगस की। ईसोफेगस में किसी का भी डाइजेशन नहीं होता, बेचारा नल्ला, ठीक है। कैसा होता है बच्चों? नो डाइजेशन अकर, कोई डाइजेशन नहीं होता बेचारा, नो डाइजेशन अकर, ठीक है, कोई डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि इसके एलिमेंट्री कैनाल कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करती, केवल एक म्यूकस सीक्रेट होती है। इसके बारे में अपन चर्चा अच्छे से करी थी, तो और भेजे में फिट कर लेना, वो पहले पढ़ लेना, वो लेक्चर देख लेना एक बार ढंग से, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं सी। ईसोफेगस के बाद कौन आया था? अरे अपना स्टमक। स्टमक में डाइजेशन होता है? हाँ मैम बिल्कुल होता है। अगर देखो, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे क्या स्टमक में डाइजेशन होता है, आप बोलोगे यस मैम। क्या स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन होता है? यस मैम। क्या स्टमक में फैट का डाइजेशन होता है? नो मैम। क्या स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? यस मैम। लेकिन स्टमक की लेयर, अब आप बोले देखो मैम ने यस कैसे बोल दिया? अरे नाले को सलाइवरी हमारे 27% नहीं कर रही थी क्या? लेकिन इसकी खुद के देखो बच्चों, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है, पता है ना? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या कोई भी कार्बोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट था? नहीं, बिल्कुल नहीं, रॉन्ग, बिल्कुल नहीं भाई। गैस्ट्रिक जूस में से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम थे, तो स्टमक की वॉल कोई कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं करवाती। हाँ, हालांकि वो खाना ऊपर से आ रहा है सलाइवा, वो जरूर डाइजेशन होगा। तो इतना मैं लिख सकती हूँ कि स्टमक में सलाइवरी अमाइलेज 27% स्टार्च का डाइजेशन कर देती है, स्टार्च का पाचन करती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोनों में डिफ, तो गैस्ट्रिक इसके खुद के अंदर कुछ नहीं होता, ये नहीं करती कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, पहले बता देती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, लेकिन ये है कि जो सलाइवा से आ रहा है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ बच्चों, 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है काइम और एक होता है बोलस, ठीक है। देखो बच्चों, जब आप खाना खाते हो तो अपने मुंह के अंदर जो अपने एक चिपचिपा पदार्थ जब अपने खाना जब आप खा लेते हो, है ना, खाना खाने के बाद, अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अपने ना ये बात ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ना 2 तरीके का डाइजेशन होता है, एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल डाइजेशन पढ़ रहे, मैकेनिकल डाइजेशन से टीथ के थ्रू होता है, ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब देखो,
तो मैंने बोला कि जो आप खाना खाते हो तो खाना सलाइवा के साथ स्वेलिंग होने से पहले, निगलने से पहले वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल बोल जैसा बन जाता है, बिल्कुल एक है ना चिपचिपा पदार्थ जैसा बन जाता है। तो उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बोलस। 2 शब्द पढ़ोगे बच्चों आप, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक पढ़ोगे आप बोलस और एक पढ़ोगे बच्चों काइम। दोनों में एक अंतर है, दोनों में एक अंतर है बबुए बच्चे। और क्या अंतर है वो अपन प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो बोलस क्या होता है, बोलस वो स्ट्रक्चर होता है जब आपके खाने में जब निगलने से पहले सलाइवा जो मिक्स होता है उस स्ट्रक्चर को अपन बोलस बोलते हैं। तो सलाइवा मिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना फूड का, है ना, वो चिपचिपा होता है जब अब मैं कैसे बताऊँ, तुम समझ गए ना, उस स्ट्रक्चर को बोलस बोलते हैं, ठीक है। अब वही बोलस कहाँ जाएगा, अपने पेट में जाएगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पर कोई स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, कुछ नहीं होने वाला मैम, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। स्टमक में सिर्फ किसका डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, जो अपन प्रोटीन डाइजेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ अपन अभी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन पढ़ रहे हैं, यस मैम बिल्कुल पढ़ रहे हैं। चलो डी वाला ABCD हो गया। अब बात करें इंटेस्टाइन, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इंटेस्टाइन। अच्छा एक मज़ेदार आपको बात बता दूँ बच्चों, अच्छा चलो पहले पढ़ा देती हूँ, उसके बाद तुम भी ये याद रखोगे, लो ठीक है। क्या बता रही थी मैं, हाँ इंटेस्टाइन में अपन सबसे पहले लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, हाँ होता है। कैसे होता है, देखो सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे आने से पहले 3 जूसेस मिलते हैं, 3 तो क्या 2 तो मिलते ही मिलते हैं, 3 मिलते हैं, एक तो बाइल, पेनक्रियाटिक जूस और एक इंटेस्टिनल जूस। बात करी थी ना अपन ने तीनों, याद आ रहा है, कुछ बात करी थी अपन ने कि ड्यूडिनम में 3 जूस, एक तो बाइल न्यूट्रलाइजेशन करता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, ठीक है, और एक इंटेस्टिनल जूस, ये तीनों मिक्स होते हैं। इन तीनों का pH कैसा होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 8.6 तक होना चाहिए। बात बता दी थी क्योंकि इन तीनों जूसेस में जो एंजाइम प्रेजेंट होंगे बच्चों, बात करी थी अपन ने अच्छे से, वो तीनों ही बेसिक pH पे काम कर सकते हैं, बात करी थी अपन ने, आई होप ये चीज़ आपको ध्यान होगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात अब सुनो, क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि कहाँ गया, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। अब डाइजेशन की बात कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन को भी साइड में रखेंगे, तो सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है बच्चों ड्यूडिनम में। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे ज़्यादा डाइजेशन अगर आपसे पूछे ऑर्गन में तो बताना स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। तो इनमें भी कहाँ होता है, ड्यूडिनम में होता है। तो ड्यूडिनम में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। खैर इसकी अपन बात करेंगे, अब अपन डाइजेशन की बात करें, ठीक है। अब ड्यूडिनम में पेनक्रियाटिक जूस भी आता है। अब याद करो पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम थे, याद करो कौन कौन से एंजाइम थे पेनक्रियाटिक जूस में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसके अंदर आपने मेन कौन कौन से एंजाइम थे, एक तो था अपने पेनक्रियाटिक अमाइलेज, लो आ गया 70% डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज के साथ साथ क्या यहाँ डाइसैकेराइड होते हैं, नहीं यहाँ डाइसैकेराइड नहीं होते। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज में कौन कौन से एंजाइम थे, पहला बच्चों एक तो था अपने ट्रिप्सिनोजन, एक था काइमेट्रिप्सिन। पेनक्रियाटिक जूस की बात करते हैं, पहला है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तो 3 साइड में रखो, ठीक है। उसके साथ पेनक्रियाटिक अमाइलेज और पेनक्रियाटिक लाइपेज, फिर एक था न्यूक्लियेज, ये 6 एंजाइम थे या नहीं थे मेन, हाँ मैम बिल्कुल थे। अब इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में मदद करेंगे, वो है केवल और केवल कौन सा है, जल्दी बताओ, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्योंकि बाकी के जो एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये तीनों प्रोटियोलाइटिक होते हैं, प्रोटीन को तोड़ने वाले होते हैं, तो इनका कोई रोल नहीं है अभी। तो ड्यूडिनम में पेनक्रियाटिक अमाइलेज से, है ना, पेनक्रियाटिक जूस से, ठीक है, पाया जाता है कौन सा एंजाइम, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। और पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, बाकी का 70% जो स्टार्च होता है उसको तोड़ के वही माल्टोज, ये रहा वही कहाँ गया, वो मिटाई दिया मैंने, कोई बात नहीं, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज में तोड़ देगा। तो आया समझ में, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, ड्यूडिनम में हो रहा है। अरे भाई देखो भाई, ये अपने पास स्टमक था, ये ड्यूडिनम था, ये अपने पास पेनक्रियास था और ये लिवर था, ठीक है। पेनक्रियास ये यहाँ से जूस आ रहा है, यहाँ से बाइल आ रहा है, ठीक है, पता है ना। फिर ये ड्यूडिनम इतना बड़ा होता है तो यहाँ पर इधर होगा ये डाइजेशन पूरा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में हो रहा है डाइजेशन, ठीक है, चलो बढ़िया। दूसरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेनक्रियाटिक जूस ने कर दिया। दूसरा क्या इंटेस्टाइनल जूस में था, हाँ बिल्कुल था बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन क्या होता है,
अब ये जो मेन जो पॉलीसेकेराइड था वो डाइसेकेराइड में कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब मुझे कंप्लीट करना है, बहुत देर हो गई, अब कंप्लीट करो अब डाइजेशन। तो बच्चों अब सबसे लास्ट और मेन टॉपिक होता है इंटेस्टाइन में ही, वो होता है अपने पास यहाँ पर इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस में बच्चों डाइसेकेराइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डाइसेकेराइडेज एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें अपन ने 3 एंजाइम मेन पढ़े थे, वैसे तो 4 पढ़े थे, याद आ रहा है? सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज और आइसोमाल्टेज, ध्यान आ रहा है? अब बच्चों यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही की बात करी है स्टार्च की, जो आपके सिलेबस में है। मैंने आपको फिर ही बोल दिया था कि यहाँ पर स्टार्च के अलावा और भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो सुक्रोज वगैरह में चेंज होते हैं, ठीक है? तो इतना मान के चलो कि ड्यूडिनम तक ऊपर से आते आते, जब तक इंटेस्टिनल जूस वर्क नहीं करते तब तक आते आते यहाँ पर सब के सब कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड में बदल जाते हैं। अब सिर्फ डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में या सिंपल फॉर्म में बदलना है। तो अब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी डाइसेकेराइड थे, अब मेरे को मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर हटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ हटा दूँ। तो डाइसेकेराइड में पहले नाम लिख देती हूँ, चलो। एक तो था अपने पास सुक्रेज, ठीक है, दूसरा था अपने पास माल्टेज, ठीक है, तीसरा था अपने पास लैक्टेज, बहुत इजी है ये तो, और एक था अपने पास आइसोलैक्टेज, आइसोमाल्टेज, ठीक है। तो अब ये तीनों कैसे एंजाइम, देखो ASE लग रहा है तो ये क्या होता है, एंजाइम है। सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ेगा किसके अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। माल्टेज एंजाइम किस में तोड़ेगा, माल्टोज को, ये रहा माल्टोज को किस में तोड़ेगा, ये तोड़ेगा अपने पास, कहाँ गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, ठीक है। और क्या नाम है लैक्टोज किस में तोड़ेगा, यहाँ लिख दो, लैक्टोज को किस में तोड़ेगा बच्चों, ये एक तो ग्लूकोज तोड़ेगा और गैलेक्टेज में, गैलेक्टोज में, ठीक है। और आइसोमाल्टेज भी सेम है ना, आइसोमाल्टोज को किस में तोड़ेगा बच्चों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बताओ एंड में अपन ने क्या बात करी थी, कार्बोहाइड्रेट को मुझे ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज तोड़ दिया मैंने एंड में, कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ड्यूडिनम में कंप्लीट हो गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अब ये ज्यूजिनम में जाएगा और विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में निकल लेगा, आगे समझ में। अब एक और बात बता दूं, सुक्रे ये सारे एंजाइम हैं, इन एंजाइम ने इन सभी डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में चेंज कर दिया, इतना तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एक बात बता दूं मैं आपको, सुक्रेज एंजाइम को इन्वर्टेज एंजाइम भी बोलते हैं आई थिंक, ठीक है, तो ध्यान रख लेना इस बात को, ठीक है, इन्वर्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। अब याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये चीज़ मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था बायोमोलिक्यूल में, कि भाई सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, यहाँ पर अपने पास क्या है, ये माल्टोज से अपने पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है, लैक्टोज से ग्लूकोज पर गैलेक्टोज बनता है, और आइसोमाल्टेज से ग्लूकोज पर ग्लूकोज बनता है। ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कैसे करना है, ठीक है, ध्यान रख लेना इस बात को। एक बार वापस बताऊँ, बताने की इच्छा नहीं हो रही है वैसे तुमको, तुम तो इतना तो ध्यान होना चाहिए तुमको, नालायक को, ठीक है। हाँ, तो अब ध्यान होना चाहिए, मतलब ध्यान तो क्या मतलब, तुम इस देख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि कहाँ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होता है, तो आप देख लो, बकल कैविटी में होता है, यस, स्टमक में होता है, यस, लेकिन खुद से नहीं, उसका खुद का, ठीक है। इसोफेगस में नहीं, इंटेस्टाइन में यस, लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, पता है नहीं, तो सिर्फ छोटा मोटा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, पहले बात बता दूं मैं आपको, ठीक है, छोटा मोटा डाइजेशन होता है बस, और कुछ नहीं, एब्जॉर्प्शन होता है बस। तो लार्ज इंटेस्टाइन की कोई बात करेंगे भी नहीं, क्लियर ये बात आप। तो यहाँ पर अपना कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन संपन्न होता है, क्या होता है बच्चों, संपन्न होता है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, तो ये अपना कंप्लीट हो गया, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब अपन प्रोटीन का पढ़ेंगे, ठीक है। भेजी में आई तुम्हारे, एक बार देख लो इसको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइड दोनों में अंतर होता है, ASE लग जाता है तो वह एंजाइम होता है, मैं 10 ने 400 बार बता चुकी हूँ तुमको, ठीक है। चलो, अब अपन बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, किसकी बात करेंगे, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मैक्सिमम इसमें ही है, ठीक है। चलो, हटा दूँ उसको, मैं हटा दूँ। चलो, अब अपन बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप आपने मेरी भावनाएं समझी होंगी बच्चों,
बच्चों ये चीज़ें बहुत इजी है, अगर देखा जाए ना तो बहुत इजी है ये। अगर लाइन वाइज समझ लो, लाइन वाइज मतलब पैटर्न वाइज समझ लो ना, तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। वो तो अब क्या बोलूँ अब मैं, बाप तो तुम, चलो चलो। दूसरा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अच्छा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन का सबसे पहले आपको बता दूं कि वो स्टार्ट करते हैं पहले बकल कैविटी से। या बकल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता, फटाफट लिखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखो बकल कैविटी कोई डाइजेशन नहीं होता, एंजाइम ही नहीं होते, नो डाइजेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, प्रोटीन को किस में तोड़ना है? अमीनो एसिड में, पता है ना, एंड में अमीनो एसिड लेकर आना है, ठीक है। साइड में रखो अब इसको। बी इसोफेगस, नो डाइजेशन, पता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, और वो है अपना स्टमक। यहीं से तो आता है क्वेश्चन स्टमक के बारे में, ठीक है। स्टमक बना ही इसलिए है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, स्टमक बना ही ऐसा है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टमक में डाइजेशन होता है बच्चों प्रोटीन का, क्योंकि स्टमक में सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम थे, ठीक है। कौन कौन से थे? प्रोटियोलाइटिक। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस था, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ें थी? एक तो था प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ध्यान आ रहा है कुछ? पता नहीं तुमको ध्यान है या भी नहीं है। और एक था बच्चों HCl, और म्यूकस भी था, उसकी बात नहीं करेंगे, डाइजेशन में बात कर रहे हैं। तुम्हें ध्यान है म्यूकस वगैरह भी होता है। प्रोटियोलाइटिक में बच्चों अपने पास एक था पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, और एक था अपने पास प्रोरेनिन, एक और था अगर ध्यान हो तो माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज। ध्यान आ रहा है? हाँ मैम आ तो रहा है, थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। चलो अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी नाम के पीछे नोजन लग जाए और किसी भी नाम के आगे प्रो लग जाए तो उसको वो एंजाइम या वो मटेरियल, वो सब्सटेंस कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। तो यहाँ पर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर होते हैं, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सीक्रेट करती है, वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो आप अब दिमाग में भेजे चलोगे मैम फिर होता कैसे होगा? तो देखो, जैसे अपने पास स्टमक था, ये स्टमक है अपने पास, अब यहाँ पर गैस्ट्रिक इसोफेजियल स्फिंक्टर है, यहाँ पर ये खाना आ गया, ये अपने पास क्या है? बोलस। ये क्या है अपने पास? बोलस है ये, ठीक है। चलो अब ये बोलस आए, अब इसका डाइजेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस में एक और चीज़ होती है जिसका नाम है HCl, ठीक है। इसके बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि HCl ही एक ऐसा एंजाइम होता है, एंजाइम क्या, सॉरी, एक ऐसा एसिड होता है जो बच्चों स्टमक के pH को मेंटेन करेगा। मेंटेन का मतलब है कि वो pH बनाएगा जो एंजाइम को वर्क करने के लिए ज़रूरत होती है, ठीक है। तो HCl जो होता है यहाँ पर एसिडिक pH पर इन सभी एंजाइम को काम कराएगा। ध्यान रख लेना, स्टमक का pH एसिडिक होता है। तो ये जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो मैं आपको यहाँ पर लिखे हैं, ये यहाँ पर ये दोनों तीनों, तो ये बच्चों स्टमक में एसिडिक pH पे काम करते हैं। इस बात को नोट करेंगे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का तो ज़्यादा ध्यान रख लेना, लाइपेज का बहुत कम पूछते हैं, ठीक है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ऐसे एंजाइम है बच्चों, पहले तो ये इनएक्टिव है, इनको एक्टिव करेंगे पहले तो। और पहली बात तो बता दूं कि ये हमेशा सिर्फ एसिडिक pH पे काम कर सकते हैं, ये बेसिक pH पे काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपसे HCl के बच्चों, वैसे तो एक और फंक्शन होता है कि जो भी खाना आता है उसको पूरी तरह से मैस्टिकेट कर देना, उसको पूरी तरह से तोड़ देना, ठीक है। और प्लस इसके साथ एक और काम होता है, इसको बैक्टीरिया को किल करना। तो इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। तो बच्चों ये जो तीसरा फंक्शन जो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो एसिडिक pH बनाना और प्लस क्या करना, एसिडिक pH के साथ साथ इनएक्टिव एंजाइम को क्या करना, एक्टिव करना। अब कैसे करेंगे चलो देखते हैं अपन। जैसे खाना आता है तो यहाँ पर सबसे पहला है अपने पास पेप्सिनोजन नोजन आ रहा है तो ये इनएक्टिव है, तो पहले आप इसको एक्टिव करो विद द हेल्प ऑफ HCl, ठीक है। तो HCl क्या करेगा, पेप्सिनोजन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। तो एक्टिव करके किस में चेंज कर देगा बच्चों, इसको पेप्सिन में चेंज कर देगा, ठीक है। अब ये पेप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन को, अब ध्यान से सुनेंगे, प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, प्रोटीएज में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, सॉरी, है ना, किस में तोड़ेगा बच्चों, पेप्टाइड्स में तोड़ेगा। किस में तोड़ेगा, पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, देखो बच्चों, पेप्टाइड और पेप्टोन मतलब ये देखो, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, बहुत लंबी चेन है ये अमीनो एसिड की, ठीक है। 20 अमीनो एसिड है, 20 में से ये 5, 6, 5 ऐसे तोड़ देगा। तो बताओ अभी भी क्या अमीनो एसिड कंप्लीट टूटे क्या, नहीं टूटे।
लेकिन हाँ इतनी सी बड़ी चेन को इन्होंने छोटी छोटी चेन में तोड़ दिया, तो वो अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन्स को अपन पेप्टाइड्स चेन है ना, या फिर इसको पेप्टोन्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखेंगे। तो प्रोटीन क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है कि इनको अमीनो एसिड को पूरी तरह से तो नहीं तोड़ता, लेकिन हाँ हाफ हाफ तोड़ देता है। हाफ हाफ का मतलब जानते हो ना, मतलब इतनी बड़ी चेन को छोटी छोटी चेन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा चलो बढ़िया। अब इसके बाद क्या होगा, तो अब आपको ध्यान रखना है कि पेप्सिनोजन एंजाइम को एक्टिव किसने करा, HCl ने। अब ये बात आपको बताओ कि रेनिन का क्या काम है। बच्चों देखो, प्रो रेनिन जो एंजाइम होता है वो बच्चों में ज़्यादा सीक्रेट होता है। जब बच्चे थे अपन, जब अपन पैदा हुए थे, बोर्न हुए थे अपन नए, तब अपने अंदर पेप्सिन नहीं था बच्चों, क्योंकि अपन खाना नहीं खाते थे। याद है अपन, क्या तुमने खाना खाया था, तो पैदा होते खाना खाने लग गए थे क्या, तो तुम तो खा भी ले होंगे, तुम तो हो ही हपची। ठीक है, तो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, अब वो तो अपन भी थे। ठीक है, तो अपन लोग क्या कहते थे, मिल्क कंजप्शन नहीं करते थे बच्चों। ठीक है, क्योंकि अपने अंदर फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन कार्ब को पचाने के लिए एंजाइम नहीं थे, तो अपनी बॉडी में सिर्फ नॉर्मल एंजाइम प्रेजेंट थे जो सिर्फ मिल्क में मिल्क में पाए जाने वाले फूड मटेरियल को तोड़ सकते थे। इसलिए अपने अंदर पहले क्या होता था बच्चों, सिर्फ एक एंजाइम था बना था जिसका नाम है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम मिल्क प्रोटीन क्या बोलते हैं, मतलब दिमाग से निकल गया। तो यहाँ पर जो प्रो रेनिन होता है, ठीक है, पहले आप इसको रेनिन में कन्वर्ट करो, तो HCl क्या करेगा, इसको रेनिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा बच्चों, मिल्क जो प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन का नाम आपको जानना है, कैसीन प्रोटीन, ये तो ध्यान होना चाहिए। कैसीन को पैरा कैसीन में तोड़ देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। पहली बात तो ये प्रोसेस होती है बच्चों के अंदर, और ये बच्चों में ज़्यादा सीक्रेट होता है। हालांकि अपने अंदर इनका कंजप्शन बहुत कम होता है, क्योंकि अपन अब मिल्क नहीं पीते हैं। ठीक है, बहुत कम पीते हैं, तो अगर हो जाता है तो पेप्सिन जो होता है वो फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को तोड़ता है मेनली, तो इसका अभी ज़्यादातर प्रोटीन यही तोड़ता है ना। रेनिन होता है बहुत ही कम मात्रा में, एक बात ध्यान रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों अपन जब बच्चे थे तो उसमें ना पहले अपनी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा पुअर डेवलप थी। ऑब्वियसली बात है, अब अपन जब पैदा होते हैं क्या डेवलप हो जाती है कि अपनी बॉडी नहीं होती ना, बहुत कम डेवलप होती है, बस वही वाली रिएक्शन है। तो बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कि रेनिन जो होता है, प्रो रेनिन जो होता है ये भी इनएक्टिव होता है। पहले ये एंजाइम HCl की वजह से रेनिन बनेगा, फिर ये रेनिन क्या करेगा, मिल्क में प्रेजेंट जो कैसीन होता है उसको पैरा कैसीन में तोड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को कैसीन बोलते हैं और मिल्क में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को लैक्टोज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर अपने पास ये पैरा कैसीन इसमें तोड़ गया। अब अपन को फोकस इस पर करना है, इसको फोकस करना है, क्योंकि अपन एडल्ट का डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें अपन को ये मिलेगा। ठीक है, तो स्टमक में डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो समझ में आ गया आपको। तो स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं इस लाइपेज की। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, भले लाइपेज गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट हो रहा है, लेकिन ये काम करता है इंटेस्टाइन में जाके। थोड़े बहुत अमाउंट में ठीक है हो जाता है, बट बहुत ही नाममात्र होता है, लेकिन अपन फिर भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन आती है, यहीं से आ जाते हैं। जो चीज़ अपन इग्नोर करने की तरफ पर होता है ना, वो क्वेश्चन बना देते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज होता है, लेकिन बहुत ही नाम मात्र होता है जरूर, इसलिए मैं इसको बार बार लिखा है अपन ने। ठीक है, अब लास्ट है अपना इंटेस्टाइन में। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पर स्टमक के अंदर जब यहाँ पर ये जो खाना बचेगा, अब यहाँ पर कार्ब का डाइजेशन हो चुका है, प्रोटीन का डाइजेशन हो चुका है नॉर्मली इस इंटेस्टाइन में, स्टमक में। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे बच्चों, अब अपन जब ये यहाँ आएगा इसको अपन बोलेंगे काइम। तो काइम और बोलस में अब क्या डिफरेंस है, पहला डिफरेंस कि बोलस जो होता है वो स्ट्रक्चर है जिसमें से सलाइवा मिक्स होता है। काइम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें HCl और गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी NCERT की लाइन है, बोलस के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, वो भी 3%। ठीक है, लेकिन काइम एक वो स्ट्रक्चर होता है जो पार्शली डाइजेस्टेड स्ट्रक्चर होता है फूड का। पार्शली मतलब आधे से ज़्यादा डाइजेशन हो चुका होता है, समझ गए। इसीलिए काइम और बोलस में क्या अंतर है, तो पार्शली डाइजेस्टेड फूड मेस्टिकेटेड स्ट्रक्चर को अपन काइम कहते हैं। तो पार्शली का मतलब होता है आधा अधूरा, लेकिन बोलस में ऐसा कुछ नहीं होता। बोलस में सिर्फ कार्ब का डाइजेशन होता है, तो इससे अपन पार्शली नहीं बोल सकते। ये आपकी NCERT की लाइन है बच्चों, जो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना। तो यही काइम अब आगे जाके कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, है ना, अपने हाथ पैर टुड़वाने के लिए। ठीक है, तो अब अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, स्टमक के आगे बात करते हैं इंटेस्टाइन की। तो समझ में आ गया, भेजे में फिट हो गई तुम्हारे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं डी, जिसका नाम है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में, भाई ड्यूडेनम में होगा। ड्यूडेनम में कौन आएगा, पहले आएगा पेनक्रेटिक जूस। सबसे पहले पेनक्रेटिक जूस में क्या प्रोटीन एंजाइम होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रिप्सिनोजन,
काइमोट्रिप्सिनोजन, इतने बड़े बड़े नाम हैं, कुछ ही मत। और एक होता है बच्चों कार्बोक्सी पेप्टिडेज, ठीक है। ये तीनों एंजाइम, लेकिन मज़ेदार बात ये है बच्चों ये दोनों के दोनों इनएक्टिव हैं, ये दोनों के दोनों इनएक्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो इनएक्टिव करेगा कौन? इनएक्टिव करेगा इंटेस्टाइन जूस से सीक्रेट होने वाला एंटेरोकाइनेज एंजाइम। अब कैसे करेगा बच्चों? आपको पता है काइम जब यहाँ पर आता है तो अब इससे पेनक्रियाटिक जूस भी मिलेगा, इससे इंटेस्टिनल जूस भी मिलेगा, इससे बाइल भी मिलेगा, पता है ना ये तो आपको। बाइल न्यूट्रलाइज करता है, ये तो पता है, मैं बता चुकी हूँ। न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? बाइल पीएच को बढ़ा देगा, बेसिक कर देगा, ताकि इंटेस्टाइन में एंजाइम काम कर सके। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये एंजाइम तो एसिडिक पीएच पे काम करता है, लेकिन ये एंजाइम बाकी के जितने भी एंजाइम होंगे वो सारे सारे बेसिक पीएच पे काम करेंगे, ठीक है। अब बात ये है बच्चों कि यहाँ पर ये दोनों इनएक्टिव, तो इन्हें एक्टिव कौन करेगा? तो यहाँ पर ड्यूडिनम में ही प्रेजेंट जो सक्कस या फिर इंटेस्टिनल जो जूस होता है उसमें प्रेजेंट एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम होता है बच्चों, वो ट्रिप्सिनोजन को, देखो मैंने बोला था ना ट्रिप्सिनोजन आ रहा है पीछे, तो इनएक्टिव है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया? किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रिप्सिन के अंदर, है ना। फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया? ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? ड्यूडिनम में। ये प्रोसेस कहाँ होती है? ड्यूडिनम में होती है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं फिर बोल रही हूँ ये प्रोसेस कहाँ होती है? ड्यूडिनम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? तीनों चीज़ें काइम में मिली हुई थी, तो इंटेस्टिनल जूस से एंटेरोकाइनेज सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा। फिर ये ट्रिप्सिन डाइजेशन करने से पहले अपने साथी को भी एक्टिव कर देगा, फिर दोनों साथ साथ मिलकर हाथ पैर तोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को फिर काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। अब बात ये है बच्चों, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन तीनों में क्या अंतर है? अगर सिमिलरिटी पूछे तो बताना ये तीनों ही प्रोटियोलाइटिक है, ठीक है। अगर आपको डिसिमिलरिटी पूछे कि तीनों में फ़र्क क्या है तो बता सकते हो कि तीनों में से ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं एक तो पेनक्रियास से सीक्रेट होते हैं और पेप्सिन स्टमक से होता है। लेकिन फ़र्क मेन ये है बच्चों कि ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को काम करने के लिए बेसिक पीएच चाहिए और पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आ रहा है, अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हो नहीं करो तो देखना उनमें, ठीक है। अब ट्रिप्सिन और सिमिलरिटी बताती हूँ। पेप्सिन ने बड़ी बड़ी प्रोटीन, अब एक बात बताओ, जो अपन एक प्रोटीन खाया तो एक ही प्रोटीन होगा, ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते होंगे, तो बेचारा पेप्सिन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली, लेकिन फिर भी बोलेगा 2-3 प्रोटीन रह गए। तो अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे? बचे कुचे जो भी प्रोटीन्स होंगे उनको भी पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में तोड़ देंगे। तो उनको भी सेम ऐसे पेप्टाइन और पेप्टोन्स में तोड़ेंगे, ये पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स में तोड़ेंगे, सेम जैसे पेप्सिन कर रहा था। बच्चों ऐसा क्यों हुआ? देखो बच्चों, अपन जो खाना खाते हैं उसमें क्या एक ही तरीके के प्रोटीन होते हैं क्या? पेप्सिन ने जितना हो सका प्रोटीन को छोटी छोटी चेन में तोड़ दिया, लेकिन अभी भी कुछ प्रोटीन्स ऐसे बचे हुए जो सीधे सीधे इंटेस्टाइन में चले गए। अब उनकी भी दिक्कत, उनको कौन तोड़ेगा? तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पेप्सिन को बोलते तो टेंशन मत ले, इनका हम जुगाड़ कर देंगे, तो अपनी चिंता मत कर, तो अपना काम कर। तो बोलेंगे ठीक है। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन क्या करेंगे? और बचे हुए प्रोटीन को और छोटी छोटी चेन में तोड़ देंगे। तो अब फिर बचा फिर मैम, अगर अभी भी अमीनो एसिड तो टूटा ही नहीं, अभी तो दिक्कत हो गई और फिर से। तो बच्चों टेंशन नको लेना, ये तीसरा एंजाइम बैठा ना यहाँ पर, ये है सबका बाप, ठीक है। ये बोलेगा तुम कितना भी तोड़ लो, मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते तुम, ये बोलेगा। तो देखो, पेप्सिन ने पेप्टाइड में तोड़ा, ट्रिप्सिन ने पेप्टाइड पेप्टोन में तोड़ा और काइमोट्रिप्सिन पेप्टाइड पेप्टोन में तोड़ा, लेकिन अभी भी अमीनो एसिड में नहीं टूटे ना। तो अब ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन सभी के डाइसेकेराइड, सभी के इन मॉलिक्यूल को, पेप्टाइड्स को किस में तोड़ देगा? अमीनो एसिड में तोड़ देगा। तो फाइनल डाइजेशन किसने करा? इस कार्बोक्सीपेप्टिडेज ने करा। बाकी इन तीनों ने बड़े बड़े प्रोटीन की चेन को छोटी छोटी चेन्स में तोड़ा, तो इनका भी रोल था भाई, क्योंकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज इनके बगैर काम नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बोक्सीपेप्टिडेज डायरेक्ट अमीनो एसिड में नहीं तोड़ सकता, ये सिर्फ इनको जानता है। समझ में आ गया ना? भेजे में आ गए। तो ये डायरेक्ट किस में तोड़ देगा बच्चों? अमीनो एसिड में तोड़ देगा। लो, हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। तो फ़र्क अब देखो क्या क्या पता चला। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये तीनों ऐसे एंजाइम हैं जो कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखो। ये तीनों पेप्टाइन बना सकते हैं, डाईपेप्टाइड चेन बना सकते हैं, ट्राईपेप्टाइड चेन बना सकते हैं, लेकिन अमीनो एसिड में नहीं बना सकते। फ़र्क ये है बस। कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या करता है? फिर डाईपेप्टाइड की चेन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है। तो लो, हो गया, अमीनो एसिड टूट गया। मुझे क्या चाहिए था? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने था, लो टूट गया। और वो क्या हुआ है? ड्यूडिनम में हुआ। फिर वही लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पर भी कंप्लीट। समझ में आ गया? अब बच्चा आपका फैट का डाइजेशन। अब देखो, फैट का डाइजेशन में कुछ नहीं है बच्चों, लाइपेज एंजाइम जब करता है तो पहले बात मैं बता दूँ, ये इमीडिएटली डाइजेशन नहीं होता।
फैट का इमीडिएटली डाइजेशन नहीं होता है, मैं फिर बोल रही हूँ धीरे धीरे होता है, लेकिन होता ज़रूर है, ऐसे मतलब बिल्कुल ही नहीं होता। तो ये फैट जो होता है लाइपेज की मदद से, और वो कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में, डूडेनम में ही होता है और कहीं नहीं होता। फैट का डाइजेशन ना स्टमक में होता है, ना बकल कैविटी में होता है, ना इसोफेगस में होता है, सिर्फ इंटेस्टाइन के डूडेनम में होता है। और फैट लाइपेज की मदद, पता ना एक एंजाइम है लाइपेज की मदद से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। तो फैट का डाइजेशन सिर्फ डूडेनम में, इंटेस्टाइन में होता है, वो भी बहुत ही धीरे धीरे होता है और बहुत समय के बाद होता है, ठीक है। और दूसरी बात और बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब जो फैट का जो डाइजेशन होता है वो डूडेनम में होता है, और ये लाइपेज एंजाइम इसको क्या करता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अभी भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, तो ईजिली ब्लड में नहीं जा सकते। खैर अपन एब्जॉर्प्शन में बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब बच्चों खाने को पचाने में कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं, जिसमें से अकेला स्टमक 3 से 4 घंटे ले लेता है, बाकी 2 से 3 घंटे इंटेस्टाइन में लगते हैं पचाने में। तो लगभग 8 घंटे 6 से 8 घंटे अपनी बॉडी को लगते हैं पचाने में खाने में, जिसमें से सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्टमक में और पेट में होता है, फिर फटाफट हो जाता है ये काम। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये अपना डाइजेशन वाला कंप्लीट हो गया। अभी भी मेरे को बहुत सारी चीज़ें बतानी है, एब्जॉर्प्शन में बात करेंगे सबकी, ठीक है। तो अब ध्यान रखेंगे आपको ये सारी चीज़ें, तो ये बात ध्यान रखना है। तो अब बताओ अपने डाइजेशन में क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दिया, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ दिया, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब इनका क्या कराना है, अपन को एब्जॉर्प्शन करवाना है। क्या कराना है, एब्जॉर्प्शन करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है, अवशोषण करवाना है बच्चों, और वो अपन अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि एब्जॉर्प्शन करवाने के बाद मैं आपको थोड़ा विटामिन वगैरह के बारे में बता दूँ, ठीक है। और फिर हम डिजीज़ वाला रहेगा तो वो भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना डाइजेशन वाला। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अगर वैसे तो होगी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, बट अब ध्यान रखना सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो भी डूडेनम पार्ट में होता है, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहो अच्छे से, एनसीईआरटी को क्लियर करते रहो। आई होप पढ़ रहे होंगे, तुम इतना बोलती रहती हो मैं यार नालायक को, तुम कुछ तो सुधर जाओ यार, ठीक है। चलो थैंक यू।